नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी एनर्जी मीटर क्या होते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है एनर्जी मीटर का, ऊर्जा मापी का चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्या होता है, जिसमें सिंगल फेज का अध्ययन किया और 3 फेज एनर्जी मीटर का अध्ययन किया, उसके संयोजन कैसे होते हैं, उनका मतलब कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है, मुख्य भाग कौन से होते हैं और किस सिद्धांत पर कार्य कर वो KWH मीटर की गणना करता है, KWH की गणना करता है, वाट एम्पियर की गणना करता है। तो उसको पढ़ने के बाद आज के इस वीडियो में देखने वाले कि डीसी जो अपनी सप्लाई होती है, उस डीसी सप्लाई का जो कंजप्शन होता है, जो उपभोग होता है, किसमें यूनिट में होता है, KWH में होता है, उसकी गणना कौन करेगा। तो डीसी सप्लाई पर उपयोग होने वाले एनर्जी मीटर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के सामने आज 2 मीटर का अध्ययन आएगा। एक आएगा फेरेंटी एम्पियर आवर का और एक आता इल्यू थॉम्सन वाट एम्पियर आवर का आएगा आपके सामने। दोनों का आज बारीकी से अध्ययन करेंगे, सिद्धांत देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, गुण अवगुण देखेंगे, सब देखेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी मजे की बात है कि आप लोगों को एक प्ले लिस्ट में आज कितना नंबर का टॉपिक चल रहा है, 256 का चल रहा है। संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अध्ययन आप लोग यदि नियमित पैटर्न के आधार पर देखना चाहो, आपको कहीं भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से अध्ययन मिलने वाला नहीं है। यहाँ एक ही प्ले लिस्ट में संपूर्ण मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे वो भी इसमें ऐड होने वाला है। इसका मतलब आपको कहीं और दूसरे प्ले लिस्ट की और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको यही नियमित पैटर्न के आधार पर बारीकी से अध्ययन कर लोगे। आप लोग यदि वीडियो को देखोगे और अपने नोट्स बनाओगे, 1-2 वीडियो को देखोगे, तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमने यहाँ पे कितनी तैयारी कर ली है और कितनी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि अपने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस है उसको कितना कवर कर सकते हैं। 1-2 वीडियो देखने पर ही आपको एहसास हो जाएगा। उसके बाद में आप कंटिन्यू देखोगे और नोट्स बनाओगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। तो सबसे बड़ी मजे की बात है कि आपको एक ही इस चैनल पर एक ही प्ले लिस्ट में सब कुछ मिलने वाला है। और लगभग यहाँ पे 256 है, 256 है नहीं है, 256 के करीब 20 वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे और इसमें कुछ पार्ट होंगे, तो 20 के 56 80 मतलब लगभग 300 के करीब वीडियो मिल जाएंगे आपको इस पूरे चैनल पे देखोगे, तो आपको कहीं भी समस्या नहीं वाली है। चलिए, आज का आप इस वीडियो में दिखाता हूँ डीसी एनर्जी मीटर के बारे में अध्ययन करता हूँ। डीसी एनर्जी मीटर, डीसी एनर्जी मीटर का अध्ययन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब डीसी एनर्जी मीटर का जानते हो, डीसी ऊर्जा मापी। इसका मतलब है कि डीसी के अंदर डीसी धारा में विद्युत ऊर्जा को कौन नापने वाला है, कौन उसकी गणना करने वाला है, उसको कहते हैं डीसी एनर्जी मीटर। तो यहाँ इस डीसी एनर्जी मीटर में क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ, क्या लिखेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डीसी एनर्जी मीटर, या इसको KWH मीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, KWH मीटर भी बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होंगे आप लोगों ने, मैंने आपको शुरू बताया कि एनर्जी मीटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक डीसी का होगा, एक एसी का। एसी में कौन सा था, इंडक्शन टाइप था। आजकल कौन से लग गए, आजकल सब डिजिटल लग गए। पहले लेकिन अपने यहाँ लगभग सारे डिजिटल हैं, ये इंडक्शन वाला ये कोई नहीं है। लेकिन यहाँ भी अपने को तो अध्ययन करने की बात है कि ये एनर्जी मीटर होते हैं, डीसी वाले, एसी वाले, ये पहले जो पुराने चलते थे उनके ऊपर, क्योंकि अपने को सिर्फ एग्जाम देनी है नहीं, लेकिन एग्जाम जरूर देनी, इसलिए इनका अध्ययन करना अनिवार्य है और इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके प्रकारों में देखेंगे। 1 नंबर देखते हैं, देखेंगे फेरेंटी एम्पियर घंटा। फेरेंटी एम्पियर घंटा देखते हैं। एक तो ये आता है सबसे पहले, फेरेंटी एम्पियर घंटा क्या है, एनर्जी मीटर है, इसको ऊर्जा मापी लिख देता हूं, ऊर्जा मापी क्या है, फेरेंटी एम्पियर घंटा ऊर्जा मापी। सबसे पहले इसका अध्ययन कर ले, बाद में दूसरा दिखाता हूं, इल्यू थॉम्सन वाला आता है, जिसको कम्यूटेटर मोटर टाइप बोलते हैं, उसके बाद में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका अध्ययन कर लेता हूं। देखो, मीटर का अध्ययन करने से पहले जो यंत्र का अध्ययन है, सबसे पहले उसका कार्य सिद्धांत देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, उपयोग देखेंगे, गुण अवगुण देखेंगे। बस आपका यही एक कर्तव्य बनता है कि जिस भी यंत्र का अध्ययन करो, जिस भी मीटर का अध्ययन करो, उसके बारे में सबसे पहले सिद्धांत देखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन के ऊपर सब कुछ टिका होता है। कंस्ट्रक्शन देखते ही आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या छुपा हुआ है और कौन सा जो इसका कंपोनेंट है, कौन सा क्या कार्य करता है, सब आता है। तो सबसे पहले इसके बारे में दिखाता हूँ, इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल दिखाता हूँ। इसका क्या है प्रिंसिपल, इससे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका डीसी मोटर का सिद्धांत
क्या कह सकते हैं, ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी मोटर का सिद्धांत इसका प्रिंसिपल है, डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप लोगों की तरफ पता होना चाहिए कि डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है। चलो मैं हर बार इसे क्यों, मैं 1-2 मीटर पहले ही पढ़ा चुका, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक यंत्र है उसको मैंने आपको पढ़ाया, डीसी मोटर का सिद्धांत है, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे दिखा दूं कि डीसी मोटर का सिद्धांत है तो है क्या, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग कहते हैं। तो वो सिद्धांत क्या है, डीसी मोटर का विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा, फैरेंटी एम्पीयर आवर मीटर विद्युत चुंबकीय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यह है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग, बार बार बता चुका हूं, फिर भी रिवीजन करवा देता हूं कि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और फिर उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं, किसी धारावाहिक चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे वो घूमने की कोशिश करता है। अब बल कैसे लगेगा, चालक का चुंबकीय फ्लक्स होगा और एक मैन चुंबकीय फ्लक्स, दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया होगी तो चालक घूमने की कोशिश करेगा अर्थात घूमेगा। उस सिद्धांत को कहते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। समझ गए आपको। इसलिए इस यंत्र को क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा का परिमाण मापक यंत्र भी कहलाता है, एम्पीयर घंटा मरकरी मीटर यंत्र भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक एल्यूमिनियम की डिस्क होगी जो मरकरी में घूमेगी, इसलिए मैं इसका उपनाम दिखा देता हूँ आप लोगों को सिद्धांत के बाद में। चलो यहाँ उपनाम लिख लो, इस मीटर को और क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा परिमाण मापक यंत्र कहलाता है। क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा परिमाण मापक यंत्र कहलाता है। एक तो इसको इस नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अब एक उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर बताता हूं कि इसमें एल्यूमिनियम की डिस्क रहेगी, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें एल्यूमिनियम की डिस्क मरकरी में घूमती है, पारे के अंदर घूमती है, पारे का कक्ष होता है, मरकरी कक्ष होता है, मरकरी चैम्बर होता है, चैम्बर में एल्यूमिनियम की डिस्क घूमती है और ये अपने को रीडिंग देता है। इसलिए कहते हैं कि ये रीडिंग देगा तो किस में घूम के देगा, मरकरी में घूम के देगा, इसलिए इसका नाम एम्पीयर घंटा मरकरी मीटर यंत्र कहलाते हैं। क्या कहेंगे, एम्पीयर घंटा मरकरी मीटर यंत्र, इसको इस नाम से जान सकते हैं। फेरेंटी कौन था, फेरेंटी वैज्ञानिक था जिसने एम्पीयर घंटा ऊर्जा मापी का निर्माण किया और ये दोनों यहाँ पे कार्य, ये दोनों के चीज यहाँ इसमें सिद्ध हुई तो दोनों के दोनों नाम रख दिया यहाँ पे। विद्युत धारा का परिमाण या मापक यंत्र दिखाता है, विद्युत धारा के परिमाण से डिस्क घूमेगी और एक किस में घूमेगी, मरकरी में घूमेगी, इसलिए दोनों का नाम फेरेंटी ने दिया था। चलो अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखता हूँ, यहाँ मैं मिटा देता हूँ और इसके कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि संरचना दिखाने वाला हूँ इसकी, किसमें इसमें क्या होगा। देखो इसमें क्या होगा, 2 सी आकार के चुंबक होंगे, मेरी बात गौर से सुना, 2 सी टाइप चुंबक होंगे। कौन से होंगे, स्थायी चुंबक होंगे। एक बात आ गई, एक एल्यूमिनियम की डिस्क होगी, एक स्पेंडल होगा, 2 ज्वेल बेरिंग होंगे, जो बार बार आप पढ़ चुके हो, पिछली बार देखा, पिछली वीडियो में देखा होगा, ज्वेल बेरिंग सबके कार्य लिखाऊंगा आप लोगों को। एल्यूमिनियम की डिस्क, स्पेंडल और 2 सी टाइप स्थायी चुंबक और 2 आयरन बार होते हैं, लोहे की छड़ होते हैं और एक पे वाइंडिंग होती है, समझ गए। और एक होता है पीतल की प्लेट से बना एक चैम्बर होता है जिसमें पारा भरा होता है और पारे के अंदर डिस्क रखी जाती है जो घूमती है और अपने को रीडिंग देती है। बस यही आता है उसके अंदर। आपको इसकी संरचना दिखा देता हूँ बना के। देखो यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ फेरेंटी एम्पीयर आवर को, और यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम की डिस्क ले ली आप लोगों ने, क्या ली, एल्यूमिनियम की डिस्क ले ली, ये ले ली एल्यूमिनियम की डिस्क। गौर से देखना मेरी बातें, चलो इधर बना देता हूँ। ये ली एल्यूमिनियम की डिस्क। एल्यूमिनियम की डिस्क कहाँ रुकेगी, स्पेंडल के ऊपर रुकेगी। चलो बाद की बात है, स्पेंडल दिखाता हूँ। उससे पहले आपको दिखाऊंगे 2 सी टाइप के चुंबक होंगे। कहाँ होंगे, 2 सी टाइप के चुंबक होंगे। मैं आपको चुंबक दिखा देता हूँ सी आकार के। चलो यहाँ से 2 चुंबक दिखा देता हूँ। ये हो गए 2 सी आकार के चुंबक। ये इसके चुंबकों के बीच में क्या है, एल्यूमिनियम की डिस्क है। समझ गए बात को। अब यहाँ क्या होगा, एक पारे का कक्ष होगा जिसमें मरकरी भरी होगी। मरकरी दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ होगी। देखो एक कक्ष ही होता है यहाँ पे, ये होगा कक्ष। इसमें क्या भरी होगी, मरकरी भर देते हैं, इसके अंदर पारा भर देते हैं। देखो ये हो गया, ये भर दिया पारा। समझ गए मेरी बात को धीरे धीरे। अब ये डिस्क, ये चुंबक इसके साथ अटैच होती है। ये किसके होते हैं, पारे के डिस्क का बाहर के भाग कितना होता है, पीतल का होता है, ब्रास का होता है। यहाँ आपको लिखा दूंगा ये किसका बनाया मैंने, ब्रास का बनाया है। धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझना आप लोग यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 आयरन बार दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। एक आयरन बार, चलो 2 आयरन बार दिखा देता हूँ मैं। एक आयरन बार ये होती है यहाँ पे, एक आयरन बार ये ले ली। अब इस डिस्क की बात करें, डिस्क में क्या होता है, मैंने आपको बताया एक स्पिंडल होता है, डिस्क को रोकेंगे पकड़ेंगे, स्पिंडल आ गया। कहाँ का, ये स्पिंडल आ गया, ये आ गया स्पिंडल, और ये हो गया आपकी 2 ज्वेल बेरिंग लगा दिए, ये ज्वेल बेरिंग लगा दिए, ये हो गया आपका स्पिंडल। और यहाँ क्या लगाएंगे, एक स्क्रू लगाएंगे यहाँ पे, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा दिया। इसमें क्या है, सप्लाई देंगे। कहाँ जाएगी सप्लाई, पारे में जाएगी सप्लाई। और इसको रोकने के लिए यहाँ पे फाइबर की रिंग लगा देंगे यहाँ पे, फाइबर की, कि यहाँ से बाहर न जाए। ये लगाई, पारे की डिस्क लगा दी, ये यहाँ पे। ये NS, ये N, ये S और ये N, आयरन बार, ये भी आयरन बार रहेगी। इसके ऊपर चलो अब देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम की डिस्क है। अब मेरी बातें गौर से सुनना, ये एल्यूमिनियम की डिस्क पारे में घूम चुकी, ये कॉन्टैक्ट बिंदु, ये बाहर का, ये एयर, मैं लिख देता हूं अब नाम इसके। देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क कहाँ है, ये कक्ष है इसका, मरकरी कक्ष, मरकरी चैम्बर। और ये क्या है, मरकरी, इसके अंदर ये मरकरी है, ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। और ये क्या है, आयरन बार है, आयरन बार है। ये क्या है, ज्वेल बेरिंग है, ये काउंटर मैकेनिज्म है, काउंटर मैकेनिज्म है। ये क्या है, स्पेंडल है। और ये क्या है यहाँ पे, चलो ये होगी सारी बातें यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ये फ्रिक्शन कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, फ्रिक्शन कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है। ये आपका हो गया पूरा सिस्टम। तो मैं नाम लिखाता हूं आपको। देखो यहां सबसे पहले नाम लिखेंगे डिस्क का। डिस्क किसकी होती है, डिस्क को कहेंगे शक्ति। शक्ति किसकी होती है, सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं। देखो शक्ति किसकी है, शक्ति ये मान लो कि ये एल्यूमिनियम या कॉपर की होती है, लिख लो एल्यूमिनियम या कॉपर की होती है। कॉपर की भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉपर भी एक प्रकार का चालक है। होगी बात, ये चुंबक रहेंगे, 2 मैग्नेट रहेंगे, 2 मैग्नेट रहेंगे। कौन सी रहेंगी, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक होती है, स्थायी चुंबक होती है, ये लिख लो, स्थायी चुंबक होती हैं। होगी एक चुंबक, ये तो रहेगी ड्राइविंग चुंबक, ये रहेगी आपकी ड्राइविंग मैग्नेट, और ये रहेगी ब्रेकिंग मैग्नेट। ब्रेकिंग मैग्नेट रहेगी, ठीक है ना। ये 2 हो गई, एक ड्राइविंग लिख लो, एक ड्राइविंग जो यंत्र को, डिस्क को घुमाने के लिए प्रयोग की जाती है, और एक होती है ब्रेकिंग जो यंत्र की इस डिस्क को रोकने, अनावश्यक रूप से गति कंट्रोल करती है। एक ब्रेकिंग मैग्नेट होती है। और क्या होगा इसके अंदर, एक स्पिंडल है, और ये एक देखो ये चैम्बर है, किसका, ये मरकरी चैम्बर है, मरकरी चैम्बर है। इसको कहेंगे पारा कक्ष, एक पारा कक्ष है। किसका होता है पारा कक्ष, ये ऐसे मतलब ये ब्रास का होता है, ये ब्रास का, ये क्या है, ब्रास है यहाँ पे, ये ब्रास का बना होता है, समझ गए। और मतलब कि एल्यूमिनियम डिस्क कहाँ स्थापित होती है, ये डिस्क कहाँ स्थापित है, ये चैम्बर में होती है। देखो डिस्क
मरकरी कक्ष में स्थापित होती है, मरकरी चैम्बर में स्थापित होती है। किसके ऊपर स्थापित होती है? देखो, डिस्क स्पेंडल, स्पेंडल को हिंदी में कहते हैं धुरा, धुरे पर, व ज्वेल बेरिंग, ज्वेल बेरिंग को कहते हैं रत्नित बेरिंग कहते हैं, ज्वेल बेरिंग पर स्थापित होती है। एक क्या आता है, ये ज्वेल बेरिंग लगा दिया, मैंने आपको लिखा है ज्वेल बेरिंग, दो होते हैं यहाँ पे। अब इसकी मैं वर्किंग दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो वर्किंग, इसमें क्या लिखेंगे? वर्किंग, कार्य प्रणाली लिखते हैं, इसकी कार्य प्रणाली कैसे काम करेगा, कैसे आपको रीडिंग देगा। अब लिखो इसके वर्किंग, इसको कहेंगे कार्य प्रणाली। इसके कार्य प्रणाली दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें कैसे कार्य करता है। सबसे पहले इसको सप्लाई देते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी मोटर के स्थान पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई देते हैं। कहाँ से देंगे? तो ये सप्लाई का कॉन्टेक्ट बिंदु है। वर्किंग में देखो, अब क्या दिखाता हूँ, ये आपका हो गया फेज, फेज में प्लस, प्लस वी, ये पॉजिटिव हो गया, और ये आपका नेगेटिव, यहाँ से चलने वाले हैं। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? देखो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव। फिर दिखाता हूँ पॉजिटिव, फिर सप्लाई कहाँ जाएगी? यहाँ से इस पारे में जाएगी, पारे से डिस्क में जाएगी। डिस्क का संयोजन मैंने आपको दिखाया नहीं, डिस्क का संयोजन इसके साथ होता है, ऐसे ऐसे होता है डिस्क के साथ इसको, ठीक है ना। और जो ज्वेल बेरिंग पे होता है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी? यहाँ इसके पास आएगी, इसमें बेरिंग में, और ये इसको देंगे सप्लाई। और ये सप्लाई कहाँ जाएगी? ये सप्लाई आगे जाएगी यहाँ से होती हुई, और ये चलेगी यहाँ पे, ये आ गया आपका प्लस वी। अब नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव जाएगा सीधा आपका यहाँ से, ये चला गया नेगेटिव, ये होगा आपका लोड, और ये होगी आपकी सप्लाई, और ये माइनस वी, नेगेटिव मिल चुका आपको ये। अब देखो सप्लाई देने के बाद क्या लिखेंगे? सबसे पहले वर्किंग में जब यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, जब यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, अर्थात मरकरी चैम्बर के एक साइड में कॉन्टैक्ट बिंदु पर पॉजिटिव दिया जाता है। इसमें लिखूंगा, जब मरकरी चैम्बर के एक साइड में कॉन्टैक्ट पॉइंट से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिख लेना, जब मरकरी चैम्बर के एक साइड के कॉन्टैक्ट बिंदु से विद्युत धारा सप्लाई प्रवाहित की जाती है, ये विद्युत धारा सप्लाई यहाँ से जाएगी। अब देखो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी, इसके अंदर ये घूमती यहाँ जाएगी, फिर पारे में जाएगी, पारे से इस पारे से प्रवाहित होती हुई उनकी मरकरी से प्रवाहित इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें धारा घूमी, फिर यहाँ से इसमें आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर यहाँ से ये आएगी, और फिर ये फ्रिक्शन कंप्रेशन डिवाइडिंग से प्रवाहित होती है, ये आएगी, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, और ये बाहर। अब देखो ये कैसे लग गया? सीरीज में लग गया। कैसे लग गया? सीरीज में लग गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये यंत्र सीरीज में संयोजित किया जाता है, इस यंत्र को सीरीज में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ से अब इसकी वर्किंग क्या लिखेंगे? जब मरकरी चैम्बर के एक साइड के कॉन्टैक्ट बिंदु से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह विद्युत धारा कॉन्टैक्ट बिंदु से होती है, लिख लो, वह विद्युत धारा कॉन्टैक्ट बिंदु से मरकरी चैम्बर में जाती है। कहाँ जाएगी? मरकरी चैम्बर में प्रवाहित होती है। मरकरी चैम्बर से आगे लिखना, मरकरी चैम्बर से विद्युत धारा इस डिस्क में आती है। मरकरी चैम्बर से विद्युत धारा डिस्क में प्रवाहित होकर फ्रिक्शन वाइंडिंग से गुजर कर डिस्क से विद्युत धारा फ्रिक्शन कंपनसेशन वाइंडिंग से होती है बाहर लोड को प्राप्त होती है। ये तो इसकी होगी, मतलब कि धारा कैसे कैसे प्रवाहित होगी। अब डिस्क के एक और साइड में स्थायी चुंबक के कारण, कौन सी चुंबक? ये आपका ड्राइविंग चुंबक है। डिस्क के एक साइड, इसलिए सप्लाई यहाँ से दी है ना, तो ये चुंबक होगा ड्राइविंग चुंबक। तो इस चुंबक का कार्य क्या है? देखो चुंबक का कार्य था, ये एन है, ये एस है, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना। अब एक चुंबकीय फ्लक्स तो डिस्क का रहा, क्योंकि डिस्क में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और एक चुंबकीय फ्लक्स मेन चुंबकीय फ्लक्स ये था, और एक चुंबकीय फ्लक्स ये था, दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया हुई। लिख लो, डिस्क के एक साइड में स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के कारण और डिस्क में से प्रवाहित विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण। लिख लो, डिस्क के एक साइड में ये चुंबक नहीं, इस चुंबक के स्थायी चुंबकीय क्षेत्र तथा डिस्क में से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण डिस्क एक साइड में घूम जाती है। डिस्क पर बल कार्य करता है, लिखना, डिस्क पर बल कार्य करता है, घुमावबल कार्य करता है, और डिस्क घूमना शुरू कर देती है। समझ गए बात को? क्योंकि विद्युत धारा यहाँ से आई है। ये ब्रेकिंग चुंबक के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ तक होगी डिस्क घूमना शुरू कर देती है। चलो डिस्क घुमा। अब लिख लो, डिस्क के साथ
डिस्क के साथ स्पिंडल घूमता है, स्पिंडल से काउंटर मैकेनिज्म घूमता है और आपको रीडिंग प्रदान करता है। ये आपकी थी इसकी कार्य प्रणाली। अब डिस्क जो घूमती है तो ये डिस्क की गति का विरोध, क्योंकि ये चुंबक भी चुंबक फ्लक्स स्थापित कर रही है, क्योंकि विद्युत धारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, इधर क्यों जाएगी, इधर को सर्किट है, इधर ही ये प्रभावित हो जाएगी। तो ये जो इतना भाग डिस्क का बच गया है, ये घूमता इतना भाग डिस्क का बचा है, यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ से ये घूमेगा तो ये भाग जो ही घूमेगा तो ये चुंबक अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर रही है और यहाँ पे डैम्पिंग टार्क उत्पन्न होगा और जो डिस्क की गति को कंट्रोल करता है, डिस्क को घूमने से रोकता है कि घूमो मत, लेकिन ये इसको घुमाता है। तो इस गति का काम रहेगा, माना कि सप्लाई चलेगी, समझने मेरे बात को, यहाँ से मीटर को बंद कर दिया, डिस्क घूम ही रही है, उस घूमने की गति को कंट्रोल कौन करेगा, ये डिस्क ये करवाएगी इसको, उस घूमने की गति को कंट्रोल ये करवाएगी। समझ गए बात को। और ये वाइंडिंग डिस्क में घर्षण के कारण जो डिस्क की गति कम होती है उसको कंट्रोल करती है, उसको बढ़ा देती है। जो ही डिस्क की गति कंट्रोल, क्योंकि ये भी चुंबक बनेगी, ये चुंबक इसके ऊपर, ये दो चुंबक हैं और ये भी चुंबक बन गई, इस पर वाइंडिंग है, चुंबक बनेगी, ये चुंबक भी इसके साथ अटैच होगी। तो जो ही इसका चुंबकीय फ्लक्स कम होगा तो बढ़ा देगी और बढ़ाते ही क्या करेगी, जो ही बढ़ाएगी तो इसमें गति, जो भी गति कम होगी घर्षण के कारण उसको पूरा कर देगी। इसलिए फ्रिक्शन दोष को ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग पूर्ण कर देती है। तो लिखना फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य क्या है, यहाँ तक लिख लिया। यहाँ तक लिखेंगे कि फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य लिख लो, फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य क्या है, यंत्र में घर्षण के कारण डिस्क की गति की हानि को पूरा करती है। ऐसे लिख लो, डिस्क की गति की हानि को पूरा करती है, डिस्क में जो गति में हानि होगी उसको पूरा करेगी। ऐसे मान लो कि डिस्क की गति को समायोजित करती है। फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, डिस्क की गति को फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण जो डिस्क की गति में कमी होगी या तो डिस्क की गति को समायोजित करेगी। आगे समझ में। तो ये तो था बात आपके इसमें कि ये वाइंडिंग क्या करेगी, डिस्क की गति को, डिस्क की ये लिख लो ब्रेकिंग चुंबक, ब्रेकिंग चुंबक के बारे में लिख लो कि ब्रेकिंग चुंबक क्या करती है, ब्रेकिंग मैग्नेट का कार्य क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। डिस्क की गति को कंट्रोल करना, डिस्क की स्पीड को, अनावश्यक स्पीड को, अनावश्यक गति को नियंत्रित करती है। अब अनावश्यक स्पीड कब आ गई, माना कि यंत्र को सप्लाई से हटा दिया और उसके बाद भी डिस्क घूमती है, उसको ये घूमने नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे डैम्पिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है। और डैम्पिंग टार्क क्या करती है, इसमें एडी करंट उत्पन्न होगा और वो एडी करंट गति का विरोध करेगा, लेंज का नियम लगेगा, उसकी गति का विरोध करेगा, डिस्क को तुरंत रोक ले, 1 सेकंड भी 1% भी आगे नहीं घूमने देगा। ये तो था आपका सिद्धांत। अब डिस्क की गति किसके ऊपर निर्भर करती है, डिस्क की गति किसके ऊपर निर्भर करती है। अब मैं आपको लिखता हूँ डिस्क की स्पीड, डिस्क की स्पीड किसके ऊपर निर्भर करती है। तो देखो यहाँ ये तो मतलब सीधा गया यहाँ पर, इसकी तो कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, ये आई है, लोड धारा प्रवाहित है, ये क्या है, लोड धारा प्रवाहित है, लोड करंट है, ये आई लोड है। तो यहाँ से लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो धारा इसमें से प्रवाहित होगी, सारी डिस्क में से। तो जितनी धारा बढ़ेगी गति बढ़ेगी, जितनी धारा घटेगी गति घटेगी। तो किसके ऊपर निर्भर होगी, डिस्क में से, डिस्क की गति डिस्क में प्रवाहित, लिख लेना, धारा पर निर्भर करती है। डिस्क में प्रवाहित धारा जो रहेगी उसके ऊपर निर्भर करेगी। अब कितनी धारा है, अधिक है, लिख लो आई का मान अधिक है तो एन क्या है, डिस्क की गति अधिक है। आई का मान कम है तो एन क्या है, डिस्क की गति कम है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब डिस्क में से प्रति मिनट कितने चक्कर होंगे, प्रति मिनट चक्रों की संख्या पूछते हैं कि डिस्क 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी गणना, आपका KWS डिपेंड करता है इसके ऊपर कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगी। वो उसका क्या कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है कि डिस्क का स्थिरांक जितना भी होगा। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी, प्रवाहित धारा, देख लेना, डिस्क में से प्रवाहित धारा और उसके समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो डिस्क की गति, अब एक तो डिस्क में प्रवाहित धारा पर थी, लेकिन यदि प्रति मिनट की बात की जाए, लिख लो डिस्क में प्रति मिनट चक्रों की संख्या, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा लिखेंगे
डिस्क में प्रति मिनट, लिख लो, प्रति मिनट चक्कर की संख्या, मतलब 1 मिनट में डिस्क की गति निकालनी है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो लिख लो डिस्क में प्रवाहित धारा तथा धारा प्रवाहित होने के समय के गुणनफल के समानुपातित। कितने समय तक धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होते, 1 मिनट लिख देंगे तो लिख सकते हैं n बराबर 1 मिनट प्रति चक्र की संख्या। ये क्या है? 1 मिनट प्रति मिनट चक्र की संख्या है। तो I इंटू टी, क्योंकि वोल्टेज का कोई रोल है नहीं यहाँ पे, I इंटू टी है, समझ गए? I इंटू टी में प्रवाहित धारा और प्रवाहित धारा होने का समय, ये होता है यहाँ पे इसमें डिस्क के प्रति मिनट चक्रों की संख्या। अब माना कि डिस्क का स्थिरांक 100 n है। स्थिरांक की बात करें, स्थिरांक को k से दर्शाते हैं, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, k बराबर 100 है। इसका मतलब क्या है कि एक kWh बराबर 100 चक्र काटेगा ये, समझ गए? तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये इसके ऊपर, प्रवाहित धारा जितनी रहेगी उसके हिसाब से डिपेंड होता है इसके ऊपर कि कितनी यूनिट काटेगा, कितने चक्र काटेगा यहाँ पे, समझ गए बात को? तो अब देखो, इतना पढ़ने के बाद आप इसको ये देख सकते हैं। अब ये बताओ, इसको हॉरिजॉन्टल प्रयोग करें या वर्टिकल प्रयोग करें? प्रयोग पूछा जाएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल तो होता है इसको मतलब कि इसको तिरछा करके प्रयोग करना, और वर्टिकल होता है खड़ी अवस्था में। तो उसको हमेशा वर्टिकल, क्योंकि पारा इसके अंदर, पारे में डिस्क घूमती है, तो उसको तिरछा करेंगे तो पारा मतलब कि अपने सही दिशा में, क्योंकि पारा इकट्ठा इधर हो जाएगा सब, तो काम नहीं करेगा सही है। तो कह सकते हैं ये हमेशा वर्टिकल स्थिति में ही प्रयोग किया जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल अवस्था में अर्थात ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब इसको खड़ी अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात समझ में। दूसरा आता है कि इसको हॉरिजॉन्टल में प्रयोग करें तो क्या होगा? पारा एक दिशा में इकट्ठा हो जाएगा और डिस्क प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगी। दूसरा आता है किस सप्लाई पर प्रयोग करते हैं? ओनली सिर्फ डीसी पर प्रयोग करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कैसा, फेरेंटी एम्पीयर आवर में डिस्क कहाँ घूमती है, या किस प्रकार के यंत्र में पारा प्रयोग किया जाता है, ये भी आपके सामने आएगा। तो आप लोगों ने देखो, पारा 2 जगह प्रयोग होता है। एक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, ध्यान होगा आप लोगों को कि मैंने वहाँ पर पढ़ाया था कि बुकोज रिले में मरकरी स्विच होते हैं। बुकोज रिले में मरकरी स्विच होते हैं जो कि कार्य करते हैं और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवाते हैं, उसको सर्किट से अलग करते हैं। दूसरा मरकरी, वो भी एक यंत्र था। बुकोज रिले एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था जहाँ पे मरकरी का प्रयोग किया गया। और यदि यंत्र की बात की जाए, इसमें भी प्रयोग होता है। और आपको सर टेम्परेचर मीटर में तो पारा होता ही है, उसको क्यों, तो पारे पर काम करता है। लेकिन यंत्र की बात की एक क्या होता है, कौन सा? फेरेंटी एम्पीयर आवर मीटर होता है, जहाँ पारा प्रयोग करते हैं, पारे में डिस्क घूमती है और वहाँ पारे में 2 कॉन्टेक्ट बिंदु होते हैं और स्विच के बात कार्य करता है, समझ गए? तो दोस्तों ये तो था आपका फेरेंटी एम्पीयर आवर मीटर। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं और दूसरा दिखाता हूँ। देखो मैं कौन सा देखेंगे? इल्यू-थॉम्सन वाला। इल्यू-थॉम्सन वाट आवर मीटर। क्या रहेंगे? इल्यू-थॉम्सन वाट आवर मीटर। इसकी चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इसमें होता क्या है। ऐसे मान लो कि ये इसमें एक डीसी मोटर होती है, सिद्धांत दिखाऊंगा आपको को। डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। डीसी मोटर में क्या होगा? आर्मेचर होगा, आर्मेचर कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर से ही इसमें सप्लाई देंगे। तो कह सकते हैं इस यंत्र को वाट आवर कम्यूटेटर मोटर मीटर भी कहते हैं। वाट आवर क्या लिख सकते हैं? इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको किस नाम से जान सकते हैं? इसको कहेंगे वाट आवर कम्यूटेटर। क्या लिखेंगे? वाट आवर कम्यूटेटर मोटर मीटर भी कहते हैं इसको। अब इस नाम से क्यों जाना, आपको मैं कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा, आपकी संरचना दिखाऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। थोड़ा सा और वेट करो, अब दिखा देता हूं। अब इससे ये देखना कि इसका सिद्धांत क्या रहेगा। सिद्धांत रहेगा डीसी मोटर का सिद्धांत। डीसी मोटर का सिद्धांत पर कार्य करता है। और सिद्धांत डीसी मोटर का क्या है?
विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत है, वो लिख लेना, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत है। चलो अब दिखाता हूँ इसकी मैं संरचना। क्या देखेंगे? संरचना दिखाता हूँ इसकी मैं। संरचना में क्या होता है देखो, संरचना में क्या होता है, इसमें एक ऐसे मान लो कि संरचना में लिख लो, एक छोटी डीसी मोटर प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? संरचना में एक छोटी डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। अब डीसी मोटर में क्या होता है देखो, एक आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, 2 कार्बन ब्रूस होते हैं और फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड पोल होते हैं जिस पर वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग विद्युत धारा सप्लाई प्रदान करते हैं। चलो मैं सेम टू सेम स्वरूप दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है ना, सेम टू सेम स्वरूप दिखा देता हूं। कैसे देखो, मैं एक आर्मेचर बनाता हूं, पहले एक आर्मेचर बना लेता हूं। पहले मैं ये माना कि ये आर्मेचर बना देता हूं, किसका होता है? सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। ये आर्मेचर बनाया, इस प्रकार का मैं बना देता हूं आर्मेचर, और यहाँ लगाया आर्मेचर पे, ये कम्यूटेटर लगा दिया, ठीक है ना, और ये होगी इस पे वाइंडिंग होगी। देखो ये आर्मेचर पर वाइंडिंग होगी, समझना मेरी बात को, मैं धीरे धीरे बना के पूरा बता दूंगा आपको। ये होगी वाइंडिंग, और ये क्या है? ये आपकी कम्यूटेटर सेगमेंट है। यहाँ पे क्या है? ये कम्यूटेटर सेगमेंट रहेंगे यहाँ पे, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, पूर्ण रूप से दिखाऊंगा। और इसका संयोजन कहाँ होता है? इसका संयोजन यहाँ पे होता है, आर्मेचर वाइंडिंग से इसका संयोजन होता है। ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग, और यहाँ पीछे से संयोजन ऐसे होता है इनका। ये हो गया आपका, ये क्या है? आपका आर्मेचर है। अब समझना, अब इस आर्मेचर पर 2 कार्बन ब्रूस, ये कम्यूटेटर पर 2 कार्बन ब्रूस लगा दिए मैंने, ये लगाए 2 कार्बन ब्रूस, ठीक है। अब इसमें सप्लाई देंगे, एक तो इसमें सप्लाई दी जाती है। देखो कैसा होता है, आप लोग जानते हो डीसी मोटर में ऐसा होता है, ये एक चुंबक होता है और ये आपका कम्यूटेटर होता है यहाँ पे, और ये कार्बन ब्रूस होते हैं और इनका संयोजन बाहर होता है, और एक आपका ये पोल होता है, पोलों पे वाइंडिंग होती है, इनका संयोजन बाहर कर, ये इस प्रकार से होता है। सेम टू सेम इसको खड़ी अवस्था में इसको घुमा के ऐसे कर दिया। 2 वाइंडिंग होंगी, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। मैं यहाँ फील्ड वाइंडिंग दिखाते देता हूँ, कैसी होगी? मोटे तार की कम टर्न की वाइंडिंग, ये दिखा दी। ये कैसी होगी? मोटे तार की कम टर्न की वाइंडिंग, दोनों साइड में 2 वाइंडिंग। देखिए मैं 2 पोल दिखाए, किसी पर लेमिनेटेड ये पोल होते हैं, पोलों पर वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग होगी। सेम टू सेम वही दिखा रहा हूँ जो कि डीसी मोटर में होता है। अब इनके संयोजन करने हैं, ठीक है, अब इसके संयोजन करने हैं। अब आप लोगों को एक तो पता होगा आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है, RA का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ इसको PC प्रेशर वाइंडिंग की भांति कार्य करेंगे, इनको CC की भांति कार्य करेंगे। अब प्रेशर वाइंडिंग आप लोगों को पता है समानांतर में संयोजित होती है। यदि इसको समानांतर में संयोजित कर दें, सपोज करना इसको समानांतर में संयोजित कर दें, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होता है, माना कि 200 वोल्टेज लगाया, इसके 200 वोल्टेज का मीटर है या 200 वोल्टेज पर कंजप्शन नापना है। समानांतर में संयोजित धारा कितनी चलेगी? इसमें धारा होती है V/R, V का मान 200 और R का मान 1, 200 एम्पीयर धारा चलेगी, आर्मेचर जल जाएगा। इसलिए इसको समानांतर में लगाने से पहले इसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो वोल्टेज को सहन कर लेगा, वोल्टेज इंक्रीज कर देगा, इसको वोल्टेज बढ़ा देगा। इसमें इसका सर्किट दिखाता हूँ आपको, संयोजन करके दिखाता हूँ तब दिखाऊंगा। अब आपको ये देखना है कि सप्लाई कहाँ से आएगी। जैसे माना कि ये आपका फेज है, +V है, सप्लाई देनी है, कहाँ दे दी? ये दे दी यहाँ पे सप्लाई, किसमें? फील्ड वाइंडिंग में। दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में संयोजित होंगी। आप लोग जानते हो ये 2 वाइंडिंग हैं, और मैंने आपको दिखाया कि दोनों ये वाइंडिंग श्रेणी क्रम में फिर बाहर में संयोजित होती हैं। मैंने इनको संयोजन क्रम में संयोजित कर दिया, और ये दे दी सप्लाई आपकी बाहर। चलो यहाँ तक कोई समस्या थोड़ी, सप्लाई बाहर दे दी मैंने, दोनों वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये चला गया +V, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सप्लाई देनी है कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर ये तो सीरीज में जुड़ गई, देखो दोनों वाइंडिंग सीरीज में, इसमें देनी है सप्लाई यहाँ से, ये दे दी सप्लाई यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा? एक तो होगी आपकी कंपनसेटिंग, फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी, इसके ये लगा दी फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है। एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लगा दिया हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको पैरेलल में जोड़ना है, देखो यहाँ इसको पैरेलल में जोड़ना है, ये आपका V ले जाएंगे, -V ले जाएंगे, ये होगा आपका -V, और इसको यहाँ संयोजित कर देंगे, ये कर दिया, ये -V चला गया, ये हो गया इसका संयोजन। कोई दिक्कत हो तो बता देना कि सर हमें समझ में नहीं, आपको दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा आपका संयोजन। अब इसमें कैसे कार्य करेगा, ये तो आपकी संरचना देख लो। इसकी संरचना में एक नाम लिखना है, इसमें एक छोटी डीसी मोटर ही प्रयोग की जाती है। अब आपको दिखाता हूं संयोजन में कैसे लिखेंगे, इसकी कार्य प्रणाली लिख लो, इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लो इसमें
कि इसमें एक डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। देख लो, डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यहाँ तक ये हो गया आपकी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग मतलब सीसी कहाँ लगाएंगे? लोड के श्रेणी क्रम में। ये काफी बार पूछा जाएगा आपसे, इसको कहते हैं कम्यूटेटर मोटर भी कहते हैं ना, कम्यूटेटर मीटर होता है ये। तो कम्यूटेटर मीटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ संयोजित होती हैं? लोड के श्रेणी क्रम में। ये लगा दिया लोड, देखेंगे यहाँ पे ये हो गया लोड आपका, ये पॉजिटिव, ये लोड हो गया, लोड के श्रेणी क्रम में लगी। दूसरा आता है देखो इसमें, क्या कहेंगे इसको? सीसी के नाम से जानते हैं। फील्ड वाइंडिंग को सीसी का लिख लेना करंट कॉइल के नाम से जाना जाता है। करंट कॉइल के नाम से जाना जाता है। एक सबसे बात ये आती है कि फील्ड वाइंडिंग को क्या कहेंगे? करंट कॉइल होती है। करंट कॉइल हमेशा लोड के श्रेणी क्रम में होती है। दूसरी बात आती है, और इसमें ये जो कम्यूटेटर है इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, ये आपका आर्मेचर है, नाम लिख लो आर्मेचर। ये क्या है? कम्यूटेटर। और ये क्या है? यहां मिटा देता हूं उसको मैं। ये आपका क्या है? फ्रिक्शन। आज इसका भी काम बताऊंगा, फ्रिक्शन कंपनसेटिंग फ्रिक्शन। इसमें जो घर्षण होगा उसके कारण उसमें वाइब्रेशन होगा और डिस्क की गति कमजोर होगी या घूमने की गति कम होगी, उसको बढ़ा देगा। ऐसे मान लो कि एक प्रकार की आर्मेचर रिएक्शन दूर करता है, आर्मेचर रिएक्शन दूर कर देता है, ऐसे आर्मेचर रिएक्शन दूर कर देगा। ये क्या आपका? देखो, ये आपका हाई रेजिस्टेंस है। क्यों लगाया आपको ये बता दिया मैंने, और फिर दोबारा बता दूंगा, हाई रेजिस्टेंस है। और ये बस, और कुछ नहीं इसके अंदर। और ये आपका कम्यूटेटर हो गया, ये कार्बन बुर्स हो गई, ये और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। इसको पीछे की भांति परे करते हैं। अब लिख लो, दूसरा पॉइंट आता है कि आर्मेचर है, आर्मेचर दूसरा भाग। तो डीसी मोटर के आर्मेचर को कम्यूटेटर की सहायता से लिख लो, डीसी मोटर के आर्मेचर को कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक कहते हैं हिंदी में। कम्यूटेटर लिख लो, कम्यूटेटर की सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता, ये क्योंकि डीसी मोटर का कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पे क्या लगाएंगे? कम्यूटेटर की सहायता से लोड के या सप्लाई के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक बात ये आती है, चलो अब ये तो देखिए इसके संयोजन मैंने आपको बता दिए कि लोड के। अब आर्मेचर की बात करें, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है। लिख लो यहाँ पे, आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग संयोजित करते हैं। लिख लो, आर्मेचर के श्रेणी में एक फ्रिक्शन का मतलब हिंदी में इसको घर्षण कहते हैं। और घर्षण समकारी कुंडल, ये है समकारी कुंडल, घर्षण समकारी कुंडलन हिंदी में नाम है इसका। तो मैं लिख देता हूं, फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है ना? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग तथा एक उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता, कर दिया संयोजित। क्यों करते हैं आप लोग इसको जानते, क्यों करते हैं? लिख लो कि ये पूछा था कि इसके श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस क्यों संयोजित किया, हाई रेजिस्टेंस संयोजित क्यों किया? क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए आर्मेचर का वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए। लिख लो, आर्मेचर का लिख लें, आर्मेचर का वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग फ्रिक्शन के कारण आर्मेचर की जो गति कम होगी, स्पीड गति उसको पूरा करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए। इसलिए लिखते हैं उच्च प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है और जिसके कारण उसको समानांतर में संयोजित कर देते हैं तो वह जल जाता है। इसलिए आर्मेचर को समानांतर में संयोजित करने के लिए इसकी वोल्टेज सहन सीमा बढ़ाने के लिए
आर्मेचर को वोल्टेज आर लिख लो इसके बारे में आगे, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए आर्मेचर की वोल्टेज सहन सीमा बढ़ाने के लिए, उसको समानांतर में संयोजित करने के लिए हाई रेजिस्टेंस श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ये आप लोगों ने लिख लिया। और इसके बारे में लिखो तो लिख लो, फ्रिक्शन कैपेसिटी के बारे में लिख लो। इस मोटर में घर्षण के कारण आर्मेचर की घूमने की गति में जो क्षति होती है, जो कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए इस फ्रिक्शन कंप्रेशन वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात घर्षण त्रुटि को दूर करने के लिए। किसको? घर्षण त्रुटि को दूर करने के लिए, घर्षण त्रुटि को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और मोटर की शाफ्ट के एक और, चलो एक चीज छूट गई यहाँ पे, मैंने आपको लगा के नहीं दिखाई, चलो भूल गया यहाँ पे मैं। ये इसकी शाफ्ट होती है, देखो मैं लिखा देता हूँ, ये इसकी शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट, और ये इसकी शाफ्ट होती है। शाफ्ट पे एक डिस्क लगी है, मिटा लिया यहाँ पे, शाफ्ट पे एक डिस्क लगी होती है एल्यूमिनियम की, और डिस्क के दोनों साइड में एक चुंबक लगी होती है, ये ऐसे चुंबक, ये चुंबक, ये कौन सी चुंबक है? स्थायी चुंबक। लिख लो, प्रूफ लिखाऊंगा, डिस्क के आर्मेचर के शाफ्ट के ऊपर एक साइड में, आर्मेचर की शाफ्ट पर एक साइड में एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है, ठीक है ना। एक एल्यूमिनियम की डिस्क स्थापित की जाती है, जिसके दोनों साइड में दो स्थायी चुंबक यू आकार के स्थापित किए जाते हैं। लिख लो, आर्मेचर की शाफ्ट के एक साइड में एक एल्यूमिनियम की डिस्क स्थापित की जाती है, उसके दोनों साइड में एक एक अर्थात दो स्थायी चुंबक स्थापित किए जाते हैं। ये क्या करेंगे? डिस्क को, इसको आर्मेचर को अनावश्यक रूप से घूमने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिखो, डिस्क को, इस डिस्क को मान लो, या फिर आर्मेचर को अनावश्यक रूप से घूमने के लिए रोकते हैं, अनावश्यक रूप से घूमने के लिए रोकते हैं। जैसे बिना सप्लाई के यदि आर्मेचर घूम जाता है तो उसको रोकते हैं। होगी बात। अब इसको नाम क्या लिखेंगे? ये होती है डैम्पिंग चुंबक, डैम्पिंग चुंबक कहलाते हैं। क्या है? स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक, डैम्पिंग चुंबक कहलाते हैं। ये तो थी कि वर्किंग। और यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे गणक, यहाँ लगा देंगे गणक, लगा दिया यहाँ पे, ये लगा दिया, इसको जोड़ के एक ये आपका गणक लगा दिया, काउंटर लगा दिया यहाँ पे, वो आपकी रिकॉर्डिंग करेगा यहाँ पे कितनी यूनिट चल रही है। ये तो थी इसकी वर्किंग, ठीक है ना। और वर्किंग में अब देखो आगे क्या है, जब इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, लास्ट की बात बताता हूँ, जब इस यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो डीसी मोटर की भांति आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है। डीसी मोटर की भांति आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी करंट कॉइल में से धारा प्रवाहित होती है और डीसी मोटर का सिद्धांत रखता है और ये घूमना शुरू कर देता है। समझ गए बात को? अब उसमें क्या होगा, इसमें टार्क कैसे उत्पन्न होगा? देखो, टार्क की बात करें, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, पूछा जाएगा इसमें टार्क किसके समानुपाती होगा? घूमने वाला टार्क, यहाँ जो टार्क उत्पन्न होगा ये कैसे घूमेगा? टी, टार्क, टार्क को घुमावल कहते हैं हिंदी में। टार्क होगा, टार्क समानुपाती, देखो वी, ये किसमें लगा? समानांतर में। ये किसके लिए? श्रेणी में। तो वी, तो ये और ये आई, वी और आई के समानुपाती होता है। लिख लो, इसमें टार्क करंट और वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यदि इस प्रकार समय के साथ मोटर को यदि पूरा चक्रों की संख्या ली जाए, समय के साथ, लिख लो, समय के साथ मोटर की घूमने की गति, समय के साथ मोटर के घूमने की गति अर्थात मोटर के चक्कर की संख्या, मोटर के चक्रों की संख्या ली जाए, ठीक है ना, तो वाट आवर की गणना की जा सकती है। वाट आवर की गणना की जाती है। समय को साथ में लेते ही वाट आवर हो जाएगा, तो टी किसके समानुपाती हो जाएगा? वी इंटू आई इंटू टी। ये समय ले लिया, कितने समय की बात कर रहे हो यहाँ पे आप लोग, ठीक है ना, गणना कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें पूछ जाएंगे। देखो, इसमें आर्मेचर किसकी भांति कार्य किया? प्रेशर कॉइल की भांति। फील्ड वाइंडिंग ने किसकी भांति कार्य किया? करंट कॉइल की भांति। इसको प्रेशर कॉइल, आर्मेचर एक प्रेशर कॉइल की भांति कार्य करता है, फील्ड वाइंडिंग करंट कॉइल की भांति कार्य करते हैं। टार्क प्रेशर कॉइल और आर्मेचर कॉइल में प्रवाहित धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है।
इसमें प्रवाहित धारा और वोल्टेज के कारण होती है, इसमें प्रवाहित धारा करंट के लोड करंट के कारण होती है और आपका मीटर घूमता है, यहाँ गणक आपको पूरी करता है। डिस्क एल्यूमिनियम को डिस्क लगा देते हैं, ये इसको अनावश्यक रूप से घूमने के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रिक्शन वाइंडिंग घर्षण त्रुटि को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, इसलिए इसको कम्यूटेटर मोटर क्या कहेंगे, थॉमसन वाट आवर मीटर को कम्यूटेटर वाट आवर कम्यूटेटर मोटर मीटर कहते हैं। क्या कहेंगे, वाट आवर कम्यूटेटर मोटर मीटर कहते हैं। ये सिर्फ डीसी पर ही प्रयोग होता है, तो अधिकतर यही मीटर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पारा प्रयोग करेंगे, पारा का चैम्बर होगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं, वर्टिकल में नहीं कर सकते, वर्टिकल में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं कर सकते, इसलिए उसका प्रयोग कम से कम किया जाता है। समझ गए। तो दोस्तों ये तो था आपका डीसी मोटर एम्पीयर आवर मीटर का वर्गीकरण, डीसी एनर्जी मीटर का वर्गीकरण था कंप्लीट। 2 पढ़े आप लोगों को। किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, त्रुटि हो, या मैंने आपको कुछ बताया नहीं हो, ठीक है ना, या मैंने आपको इससे संबंधित कुछ ऐसा छोड़ दिया हो कि आप उससे मतलब आपके नज़र से दूर हो, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और आपकी इस वीडियो के प्रति क्या मन में विचार हुए वो भी कमेंट्स लिख के बताना। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट पूरा करो, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग जितना चैनल को मतलब शेयर करोगे इतना ही चैनल ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना चैनल अधिक ग्रो होता है मेरी उत्साह बढ़ता है और आप लोगों के लिए मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।